हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं जैक बोर्ड के उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th का एग्जाम 2024 में दे रहे हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक के द्वारा पब्लिश किया गया है। किसके लिए? क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो बाबू आप लोग क्या करना है, पूरा ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, है ना। जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है मैं उसको ब्रीफली समझा भी दूंगा, तो उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बना सकोगे इजीली। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। ये जो याद रखिएगा, जो जैक बोर्ड क्लास 11 का एग्जाम होगा, इसमें मैं इकोनॉमिक्स का अपलोड कर रहा हूँ, कमर्शियल अर्थमेटिक का भी आएगा, बीएसटी का भी आएगा, अकाउंट्स का भी आएगा। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे। ठीक है, 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? मतलब 40 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आज पहला क्वेश्चन हमारा है, कहता है सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पहला कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन, बिल्कुल ये स्टैटिस्टिक्स का कार्य है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, बिल्कुल डेटा क्लासिफाई करना भी इकोनॉमिक्स के ये स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा, ये भी बिल्कुल आता है। आंकड़ों का पूर्वानुमान मतलब फोरकास्टिंग ऑफ डेटा, बिल्कुल नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है ना। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा पूछा है, वो कह रहा है कि सांख्यिकी का कार्य नहीं है, तो नहीं है, कौन सा नहीं है? फोरकास्टिंग ऑफ डेटा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, मतलब आंकड़ों का पूर्वानुमान। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। यहां श्याम है, कहता है श्याम मेक्स फर्नीचर टू सेल। श्याम फर्नीचर क्यों बना रहा है? ताकि वो बेच सके। तो श्याम यहाँ क्या है? प्रोड्यूसर है, सेलर है, कंज्यूमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। देखिए विक्रेता क्या होता है ना, सेलर जो सिर्फ प्रोडक्ट को बेचता है, वो बनाता नहीं है, है ना, वो कहीं से खरीद के कहीं और बेचता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर सेलर तो होगा नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर जो तो कोई कंपनी वगैरह हो गया, उसके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है एरियाज में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। प्रोड्यूसर हमारा आंसर होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन करता है उसका पर्पस होता है कि वो बेच सके, है ना। कंज्यूमर का मतलब यहाँ क्या होता है कि जो उस वस्तु का उपयोग करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा क्या? एक उत्पादक मतलब एक प्रोड्यूसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है, मतलब जो व्यक्ति आंकड़ा संग्रह करता है, पर्सन हु कलेक्ट्स डेटा, जो डेटा कलेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? इन्यूमरेटर मतलब गणनाकार, डेमोस्ट्रेटर प्रदर्शक, फिर प्रोड्यूसर निर्माता, या ऑपरेटर। देखिए डेटा जो कलेक्ट करता है वो इन्वेस्टिगेटर होता है या फिर इन्यूमरेटर होता है, मतलब गणनाकार होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दे रहा हूं, जिसके सुविधा अनुसार जो है वो ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, कहता है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो देखो इंडिया आजाद 1947 में हुआ था। ठीक है, इंडिया में जनगणना जो स्टार्ट हुआ था वो 1881 से हुआ था। कब से हुआ था? 1881 से हुआ था, तो हर 10 साल में हो रहा था। ठीक है, तो आजादी के बाद का पूछा है तो 1951 होगा। ठीक है, हर 10 साल में जनगणना कंडक्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं, मतलब ग्रुपिंग ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जब समय के अनुसार डेटा को वर्गीकृत किया जाए तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब कालानुक्रमिक वर्गीकरण। ठीक है, देखिए स्थानिक जो होगा स्पाशियल, ये स्थान के आधार पे होता है क्लासिफिकेशन। जैसे इंडिया झारखंड में हो गया रांची, रामगढ़, इसके बेसिस पे अगर निकाल रहे हैं तो वो स्पाशियल क्लासिफिकेशन होगा, स्थानिक। ठीक है, फिर मात्रात्मक हो गया कि हमारा कि जिसमें क्वांटिटी की बात करते हैं 10, 20, 15। गुणात्मक मतलब हो गया कि मेल फीमेल ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पूछा है समय के आधार पे, तो हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है, मतलब मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास इंटरवल कैसे निकाला जाता है? जैसे क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, है ना। तो देखिए इधर वाला जो राइट साइड में है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, ऊपरी सीमा, है ना। और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, निचली सीमा। ठीक है,
तो इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब 10 10 प्लस 20 बराबर 2। तो क्या हो गया हमारा 30 बाय मतलब 15 हो जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा 15 आएगा। ठीक है, तो कैसे निकाला मैंने ये मिड पॉइंट, ये निकाला हाइयर मतलब ऊपरी वैल्यू और निचली वैल्यू दोनों का औसत निकाला, एवरेज ऑफ हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए, तो आपके पास क्वेश्चन है 7 नंबर, कहता है प्रास से क्या तात्पर्य है, मतलब रेंज का मतलब क्या होता है। देखिए, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस होगा उसे कहते हैं रेंज। तो यहाँ क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है वृत्त आलेख है, मतलब जो पाई डायग्राम वो क्या होता है, यूनिडायमेंशन मतलब एक विमीय आलेख। बिल्कुल, ये हमारा होता है पहला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें डिस्कस करने की आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया था, हिस्टोग्राम से क्या ज्ञात करते हैं। हिस्टोग्राम जो होता है वो जो हमारा क्लास है ना, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का मान ली फ्रीक्वेंसीज है ना। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग ये जो है ना, ये मोड निकाल सकते हैं, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा उसी में आपका मोड आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मोड मतलब बहुलक। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के द्वारा क्या माप किया जाता है, बहुलक का ज्ञात किया जाता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है वृत्त आलेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है। देखिए, एक जो पाई डायग्राम है इसको मान लो 100 पार्ट में बांटा जाए, कितने पार्ट में, 100 पार्ट में। ठीक है, तो कहता है डिग्री ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट का डिग्री कितना होगा, कितना डिग्री का बनेगा। तो आपको पता होगा पूरा एक आलेख का 360 डिग्री होता है, कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो डिवाइड कर देंगे, 100 इक्वल पार्ट से बांटा है तो 100 डिवाइड कर कितना होगा 3.6 डिग्री होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करें कितना होगा 3.6 डिग्री, आंसर होगा ए। क्लियर है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट द मोड। देखो, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो मोड का मतलब क्या होगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर है, देखिए 12 एक बार है, 2 बार है। ठीक है, 15 एक ही बार है, 17 एक ही बार है, 19। देखिए यहाँ पे देख के क्लियर पता चल रहा है 26 एक बार, 2 बार, 3 बार है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार कौन सा है 26, तो आंसर हमारा मोड होगा वही 26। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है, मतलब जो क्वार्टाइल होता है वो डेटा कितने पार्ट में बांटता है। जैसे देखिए हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, तो ये बीच वाला टर्म जो होता है इसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में पूरा डेटा को बांटना। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, ये हमारा सेकंड क्वार्टाइल जो मीडियन को ही कहते हैं, और ये होता है थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, तो पूरे डेटा को 3 क्वार्टाइल हम लोग बोल सकते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। तो कितने इक्वल पार्ट में बटा, 1 2 3 4 पार्ट में बटा। ठीक है, तो क्वार्टाइल में 4 बराबर भाग हमारा आंसर होगा। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। जो माध्यिका होता है मतलब मीडियन होता है, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने कहा मिडिल टर्म को कहते हैं ना मीडियन, तो क्या कर रहा है 2 इक्वल पार्ट को बांट रहा है। देखिए आंसर क्या है, यह आंकड़ा को 2 भागों में विभाजित करती है, इट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ये कहता क्या है, कैलकुलेट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रेंज निकालने कहता है, मैंने अभी बताया था रेंज का मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम कितना यहाँ पे 150 है, मिनिमम कितना है 20 है, कितना आ गया आंसर 130। बिल्कुल यही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वितरण की असमानता की माप कौन करता है। बारंबारता फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं, आईजीव नहीं, और लॉरेंज कर्व, बिल्कुल लॉरेंज कर्व का यूज ही किया जाता है किसके लिए, इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने, मतलब कितनी विषमता है डिस्ट्रीब्यूशन में, वितरण में, उसको मापता है। कोरिलेशन तो मेजर करता है क्या, कितना सा संबंध निकालने को। ठीक है, मतलब रिलेशन जो होता है ना वेरिएबल्स के बीच में, उसका यूज किया जाता है कोरिलेशन। ठीक है,
चलिए देखिए, मैक्सिमम मैं ऑप्शंस को डिस्कस भी साथ में कर दे रहा हूं, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। कृपया करके पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, है ना, और पूरे दोस्तों तक शेयर कीजिए, है ना। देखिए इसमें होता क्या है, जितना शेयर कीजिएगा आपको कुछ ज्यादा कुछ तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हम लोग को थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, तो वो बेनिफिट भी हमें चाहिए, है ना। तो देखिए नेक्स्ट है, दिए गए आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने कहता है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं x माइनस एक्स बार, इसका सिग्मा, है ना, इसका स्क्वायर बाय n का रूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, तो x मान लीजिए हमारा क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। तो x बार कैसे निकलेगा, सबको जोड़ देंगे, कितना, 4 5 9 6 15, 15 और 15 30 हो जाएगा, 30 बटा कितना 5 है, कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार निकालिए, कैसे निकलेगा, x हमारे पास है 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 में 6 माइनस 1, फिर 0 1 2, ठीक है। तो यहां से x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दीजिए आप, क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 0 1 4, सबको सम करें कितना होगा, 5 5 10, ठीक है। तो पुट करेंगे इस पे 10 बटा 5, है ना, रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2, दैट इज हमारा आंसर आएगा 1.414 लगभग आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। काफी इजी क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आप इतना पढ़े होंगे कि ये चीजें इजी लग रहा होगा, क्योंकि अब जो मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूं ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग सब पढ़ चुके होंगे, अभी तक आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा ये सब चीजें, ठीक है। तो अगर खत्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप देखिए पूरा वीडियो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज विच टाइप ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। देखिए अगर कोरिलेशन का डायग्राम बनाया जाए, कुछ इस प्रकार का हो सकता है, ऐसे ऐसे कुछ भी, ठीक है, ये सब पॉजिटिव दिखाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा लाइन हो जो 45 डिग्री एंगल बना रहा हो, मतलब एक्सिस से अगर मिला दे, पूरा एक्सिस से जा रहा हो, सीधा जा रहा हो, ठीक है, तो ये बताता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, मतलब जितना एक्स बढ़ेगा उतना ही वाई बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, पूर्णता धनात्मक सहसंबंध, ठीक है। देखिए एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूं, अगर आप रांची में रहते हैं और इकोनॉमिक्स बीएसटी अकाउंट्स वगैरह क्लास करना चाहते हैं, तो 12th क्लास जो है वो स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन सेंटर में हमारे, है ना, जो कि होगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। तो अगर आपको क्लासेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है, वहां पे फोन नंबर है, आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है, पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है, मतलब पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन का मान कितना होता है। देखो सीधी सी बात है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, उसका वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में रहेगा, ठीक है, मतलब -0.5 हो सकता है, 0.75 हो सकता है, लेकिन -1 के बाहर और +1 के बाहर नहीं होगा, इसी के बीच में होगा जो भी वैल्यू होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। कहता है कीमत सूचकांक क्या मापता है, प्राइस इंडेक्स जो है वो किस चीज का मेजर करता है ना। तो प्राइस इंडेक्स की जब भी बात करेंगे तो एवरेज चेंज इन द प्राइस इन करंट ईयर इन कंपैरिजन टू द बेस ईयर। देखिए प्राइस इंडेक्स जब भी निकालना होता है ना, जैसे हमारे पास 2010 का डेटा है और 2015 का डेटा है, ठीक है ना। तो अगर आप प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, मतलब एवरेज प्राइस ऑफ 2015 इन कंपैरिजन टू 2010, मतलब 2015 में एवरेज प्राइस में क्या चेंजेस आया, किसके आधार पे, 2010 के कंपैरेटिवली, ठीक है। ये हमारा होगा हमारा प्राइस इंडेक्स, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 20 नंबर कहता है, पासेज का मूल्य सूचकांक के में भार के रूप में किसे मान लिया जाता है। देखो अगर हम पासेज की बात करें तो पासेज का इंडेक्स नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P1Q1 बाय P0Q1 सिग्मा, ठीक है, इंटू 100, क्लियर। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी Q1 का Q1 ही रखा जाता है, ठीक है, क्लियर है। क्वांटिटी को वेटेज, करंट क्वांटिटी को वेटेज दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्राइस तो पहले वाला करंट वाला दोनों लिया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, Q1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है ना। कहता है भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास कब प्रारंभ कब हुआ, मतलब व्हेन डिड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगन टू डेवलप इन इंडिया।
इंडिया में याद रखिएगा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट जो है ना, वो एक प्रकार से देखा जाए तो जमशेदजी नौसरवानी टाटा ने जब जमशेदपुर में आयरन स्टील इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट किया था, उसके बाद से बढ़ा है। ठीक है, तो वो क्या था, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, 1907-8 के आसपास जो है वहां पे शुरू हुआ था आयरन स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कहता है भारत में जनांगीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है। मतलब इंडिया में जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में कई स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस जनरली होता है। ठीक है, उसमें कहा गया प्रथम स्टेज जो होता है उसमें क्या मतलब कैसे वो स्टेज के बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, तो देखिए जब भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस की बात होगी है ना, तो 1921 को इंडिया का द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, है ना। उसके पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज में था, उसके बाद सेकंड स्टेज में आया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पूछा है तो आंसर होगा वर्ष 1921 के पूर्व, मतलब बिफोर 1921। क्लियर है। 23 क्वेश्चन नंबर है, भारत में राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना, मतलब 5 ईयर प्लान इन इंडिया जो है, ये कहां से लिया गया है। तो याद रखिएगा ये यूएसएसआर से प्रभावित था, मतलब सोवियत संघ रूस से। ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रशुल्क लगाया जाता है। देखो टैरिफ बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे लगाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन जब भी टैरिफ वर्ड का यूज करते हैं तो जनरली हम टैरिफ का मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो वस्तु बाहर से आ रहा है, मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उन पर टैक्स लगा दे, इसको इंपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा आयातित वस्तुओं पर यहाँ पे होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25। कहता है भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं। मतलब इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह जो है उसको क्यों प्रमोट किया जाता है। क्या है, क्योंकि इंडिया में पूंजी जो है, लोगों के पास कैपिटल की कमी है, लोग बहुत अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो क्या होगा, और स्मॉल स्केल कम पूंजी में हो जाता है, जल्दी से जल्दी रोजगार दे सकता है वो, है ना। तो पहला ऑप्शन है रिक्वायरमेंट ऑफ लेस कैपिटल, बिल्कुल सही होगा। अधिक रोजगारों का सृजन करने में सक्षम, ये भी सही होगा, है ना। तीसरा है बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम, नहीं, ये आंसर, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा गलत है। 1 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1995 में। ठीक है, इसके पहले 99 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले गेट था, क्या था, गेट था। ठीक है, जो ब्रेटन वुड्स समिट के बाद आया था, है ना। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति जो हमारा है, जो न्यू एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का, इसमें 3 एलिमेंट था मेनली, क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, LPG पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, तो वही पूछा है कौन था, सभी था LPG, है ना। कहता है वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या ये 3 है। जनरली देखा जाए तो 2 ही है, जिस समय का क्वेश्चन पूछा गया उस समय 3 होगा, ऑप्शन का 2 तो है नहीं, तो आंसर नहीं होगा। क्योंकि अभी एक प्रकार से एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, यही 2 सेक्टर पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत रिजर्व है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया हुआ है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है विच कंट्री सेड टू बी बेस्ट यूजर ऑफ वर्ल्ड नॉलेज इकोनॉमी, मतलब वर्ल्ड नॉलेज इकोनॉमी का यूज करने वाला देश कौन सा है, आयरलैंड। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, बस जानते जाइए, है ना। नेक्स्ट है मानव पूंजी के संदर्भ में बातें, 2 बात लिखा हुआ है, कथन और कारण, है ना। कहता है मानव पूंजी अदृश्य होती, ह्यूमन कैपिटल इनविजिबल। बिल्कुल बिल्कुल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, किसी में अच्छा तो बोलते ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है, बिल्कुल होती है। इट इज इंक्लूडेड इन द माइंड ऑफ द बीयर, लोगों के मस्तिष्क में ही ना एजुकेशन का ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। तो दोनों सही होगा हमारा, है ना। ऑप्शन नंबर सी AR दोनों सही है ना। चलिए ऑप्शन सी होगा 31 का। 32 जो है ऑपरेशन फ्लड का संबंध, ये दूध के उत्पादन से है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, मतलब इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ना बायो कंपास्ट फार्मिंग अगर करें, ठीक है, कृषि में जैविक खाद, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, वही तो वो इको फ्रेंडली होता है। ठीक है,
बाकी जितने केमिकल यूज करो, पेस्टिसाइड यूज करो, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ये सब जो है उसको हम लोग नहीं बोलते हैं जैविक, मतलब इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। देखिए बहुत लोग डी नंबर ऑप्शन मार देते हैं, ये नहीं होगा। देखिए इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का बिल्कुल मतलब नहीं था फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड का यूज ही नहीं करना है, यूज करना है लेकिन वो कैसा होगा, ऑर्गेनिक होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 है, कहता है भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है। मतलब इंडिया में अगर हम लोग सोर्स की बात करें रोजगार का, तो वो सबसे ज्यादा अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में ही है। लगभग 47% के आसपास लोग कहाँ इंप्लॉयड हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो टर्शियरी सेक्टर देता है, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है, निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाता है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है उसको डेली वेजर्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे वो काम करता है, ठीक है। रेगुलर वेजेज वाला लोग नहीं होता है ना। वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़े है भाई, वो सेल्फ एम्प्लॉयड तो होगा ही नहीं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, दिहाड़ी मजदूरी वाले श्रमिक, है ना। नेक्स्ट है 36, कहता है नवीनीकरण संसाधन का एक उदाहरण दीजिए, है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ट्रीज इन फॉरेस्ट, बिल्कुल, फिशेज इन सी, हाँ दोनों आंसर होगा। मतलब नवी, मतलब रीन्यूएबल, मतलब दोबारा हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा, है ना। चिपको आंदोलन का उद्देश्य, देखो चिपको आंदोलन बेसिकली पेड़ के कटाई से बचने के लिए था। कहाँ था, हिमालय क्षेत्र में था। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। हिमालय पर्वत में वनों के संरक्षण करना, है ना। नेक्स्ट 38 है, कहता है वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण है, द मेन रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पे ठीक लग रहे हैं हमको। पृथ्वी के वातावरण में औसत तापमान में वृद्धि, रीजन पूछा है। अरे ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ पे होता है पृथ्वी का तापमान में वृद्धि, तो ये आंसर होगा नहीं। समुद्र के वातावरण में औसत तापमान, नहीं ये सब नहीं होगा। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, वो तो उसका आउटकम हुआ, इफेक्ट हुआ कि जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो उसका प्रभाव पड़ा। तो आंसर डी होगा, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है 39, कहता है चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न से किससे। कम्यून का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना जब कलेक्टिव रूप से सब मिलजुल करके कोई काम को कर रहे हैं। तो चाइना में जो यूज हुआ था वो कलेक्टिव फार्मिंग से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है मानव विकास संकेतकों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन में से सबसे टॉपर कौन है वो चेक करना है, ठीक है। तो कौन है हमारा, चाइना। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान चाइना से पीछे ही है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था मॉडल सैंपल क्वेश्चन क्लास 11 जेक बोर्ड का। मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो आज कहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।